मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त दंगल का हो चला है और आज के दंगल में हम उसी खबर पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर पूरे देश में इस वक्त दंगल चल रहा है। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का भयानक रूप अख्तियार करता जा रहा है। देश के 14 राज्यों के 34 से ज्यादा शहरों में जमकर प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा हिंसा बिहार से हुई है और इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय रेलवे को हुआ है। इसके अलावा कई जगह तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज के दंगल में हम ये चर्चा करेंगे कि अग्निपथ योजना पर सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में क्यों हो रही है। वो भी तब जब बीजेपी बिहार के सत्ता में भागीदार है, तो भी बिहार के नौजवानों को योजना के बारे में समझाया क्यों नहीं जा रहा। क्या इसके पीछे विरोधी दलों की सियासी चाल है या बिहार में सत्ता पक्ष के अंदर भी दरार है? ऐसे तमाम सवाल होंगे। नौजवानों और सेना के रिटायर्ड लोगों की चिंताओं पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं अग्निपथ पर देश भर की दंगल से जो स्थिति बनी हुई है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट। ये आंदोलन अब उपद्रव में बदल गया है। 14 राज्य, 34 शहर, हर जगह उपद्रव ही उपद्रव। कल तक नौजवान प्रदर्शनकारी बात कर रहे थे, आज सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। आंदोलन का चेहरा बिगड़ा तो बिगड़ता ही जा रहा है। हर जगह तोड़फोड़, लूट, पथराव, जाम। ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, रेल रूट जाम किए गए, दर्जनों ट्रेनें रद्द हुई, सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हुई, हाईवे जाम हुए, कहीं बुजुर्ग फंसे, कहीं स्कूली बच्चे दहशत में आए, कहीं ट्रेन यात्री की मौत ही हो गई। इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान रेल का हुआ। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। बात अपील से आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि मामला रोजगार का है, नौजवानों का है, सेना के भविष्य का है। और तो और बिहार की सरकार में सियासी असंतुलन भी नजर आने लगा है, क्योंकि इस योजना पर विपक्ष को तो ऐतराज था ही, अब सहयोगी दल भी अलग हो गए। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार में इनकी सरकार है और इनके बयान से अंदाजा लग गया होगा आपको कि पूरे देश में सबसे ज्यादा उपद्रव बिहार में क्यों हो रहा है। पटना, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, गया, जमुई, खगड़िया, सुपौल, बगहा, पूर्णिया, बेतिया, लखीसराय, सीतामढ़ी, रक्सौल, मधेपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दानापुर, हाजीपुर, औरैया और बेतिया, मतलब पूरा बिहार सुलग गया। सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार में फूंकी गईं। बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हुए, तोड़फोड़ हुई। और ऐसा क्यों हुआ, इसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि सब विरोधी करा रहे हैं। देखिए, ये अग्निपथ में युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष के लोग उन्हें भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीजें बताकर उनको भड़का है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने जो दावे किए, उस पर देश के नौजवानों को भरोसा नहीं हो पा रहा। उधर तीनों सेनाओं के प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि स्कीम देश और नौजवानों के भले के लिए है, इसीलिए जारी रहेगी। यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है
मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। बहरहाल सरकार की ओर से ताजा कोशिश यही है कि पिछले 2 साल में जो सेना की भर्तियां नहीं हुई हैं और हजारों नौजवान जो लिखित, शारीरिक और मेडिकल टेस्ट पास करके ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने फिर से परीक्षा देने के लिए अग्निपथ परीक्षा की ऊपरी सीमा में 2 साल की मोहलत बढ़ा दी है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। आज तक ब्यूरो। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर 3 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई और सबसे ज्यादा उपद्रव भी बिहार में ही हो रहा है। वैसे तो देश के 14-15 राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जितना उपद्रव बिहार में हुआ उतना किसी और राज्य में नहीं हुआ। तो इसके क्या कारण है, ये जानना बेहद जरूरी है और इसी वजह से दंगल में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर अग्निपथ पर बिहार है तो उसके लिए क्या सियासत जिम्मेदार है या फिर कौन जिम्मेदार है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके क्या कारण है, दंगल में आगे की चर्चा मेहमानों से करें, उसके पहले आपको कारणों पर विचार करना चाहिए कि आखिर अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बिहार ही क्यों सुलगा हुआ है। ये देखिए, वैसे तो पूरे बिहार में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उग्र प्रदर्शन और हिंसा की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन शहरों के नाम आपको दिखा रहे हैं। आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, पटना, गया, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर जमुई जो जल उठे हैं। जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, चाहे सीतामढ़ी हो, रक्सौल हो, मधेपुरा हो, मुंगेर हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, दानापुर हो, हाजीपुर हो या फिर बेतिया हो। हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस आग ने प्रभावित करने का काम आम लोगों को भी किया है, तो वहीं पर युवाओं का सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी देखने को मिला। मतलब पूरे देश में जितना विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, जितनी आगजनी नहीं हुई, उतनी हिंसा सिर्फ बिहार में हो गई। आखिर क्यों? इसके राजनीतिक पहलू भी हैं, उस पर भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आपको लगता है कि सेना में सबसे ज्यादा भर्तियां बिहार से होती होंगी, इसीलिए प्रदर्शन भी बिहार में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन का एक आंकड़ा दिखा देती हूं जल्दी से। 15 मार्च 2021 को भारतीय सेना में कुल 13,40,953 जवान थे। ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जिनमें करीब 16% जवान अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद 8%, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8%, 16% उत्तर प्रदेश से 8% पर आता है बिहार। बिहार से 8%, राजस्थान से, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र भी आप देख रहे हैं, यहाँ से 7% राजस्थान से 8% है, लेकिन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र से 7%, हरियाणा और उत्तराखंड से 5% और इसके अलावा अन्य राज्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की खबर कहां से सामने आती है? बिहार से। इस लिहाज से भी अंदाजा लगाया जाए तो सेना में सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश के होते हैं, बिहार दूसरे नंबर पर आता है। एक और तथ्य आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसा के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट किया है, कई राज्यों पर अलर्ट किया गया है, क्योंकि स्थिति जिस तरह से बिगड़ती हुई चली जा रही है, खासतौर से केंद्र शासित प्रदेशों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अफवाहों को रोकने पर एजेंसियों ने जोर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे अफवाह ज्यादा फैलेगी तो कई राज्य जो अभी तक इसके घेरे में नहीं है, वहां पर भी आग ये भड़क सकती है। यही कारण है कि ये बड़ा फैसला इस वक्त किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, अग्निपथ योजना के विरोध का सीधा असर रेलवे पर देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे की 164 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। विरोध के असर से कुल 238 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध का रेलवे पर सीधा असर देखने को मिल रहा है, खासतौर से बिहार, यूपी के बलिया। अगर हम तेलंगाना, हैदराबाद जाएं तो वहां पर भी कुछ हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर, इसी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। जरा सोचिए, जिन मुसाफिरों को इस ट्रेनों से सफर करना था, उनके ऊपर इस वक्त क्या स्थिति होगी। लेकिन इन सब के इतर
छात्रों को समझा पाने में क्या सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है, या फिर छात्र किसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। माधव आनंद जी जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के आप हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमोडोर जीजे सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिवान फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी। सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जगह जगह जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, खासतौर से बिहार में, क्या युवाओं को समझा पाने में अगर इतनी अच्छी योजना है तो सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? जगह जगह हिंसा की, आगजनी की ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो है भारतीय सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो योजना बनाई गई है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 2 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद में बनाई गई है। क्या जरूरत पड़ी थी इस नई योजना को लाने के लिए? जरूर कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो औसत एज है भारतीय सेना की, उसके कारण युवा सेना बने, और भारत की सेना एक तरह से जो इतनी बड़ी आबादी है युवाओं को, उनको अवसर दे सके भारतीय सेना के अंदर सर्विस करने का या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विस करने का। जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा डिफेंस बजट, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, उसके कारण भारतीय सेना बार बार कह रही है, आर्म्ड फोर्सेस बार बार कह रही है हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। इन सब का सवाल, इन सब का उत्तर इस नई योजना के अंदर है। तो अगर भारतीय सेना के ऊपर ये जो विपक्ष की पार्टियां हमेशा सवाल उठाती हैं, कभी सबूत चाहिए होते हैं, जब ये भारतीय सेना ने राज्यवर्धन जी बीच में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जल्दी से मैं आपसे ले लेती हूं। फिर 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है? लोगों के जहन में यह सवाल है ना, इतने सालों से जो नौजवान मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अगर उसको सरकारी सेवा में जाना है, वो देश की सेवा करना चाहता है, तो सिर्फ 3 साल या 4 साल का ही मौका उसको क्यों दिया जा रहा है? ये बात इन युवाओं के गले से नहीं उतर रही जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं। उनको जो सेना के अंदर 4 साल का और भी अपने जीवन के अंदर दूसरी पुलिस और पैरामिलिट्री जो सीएपीएफ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उन सब के अंदर सर्विस करने का अवसर दिया जा रहा है, उनको ट्रेन करा जा रहा है एक ऐसे समय जब आमतौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। 24 साल तक की उम्र में किसी की नौकरी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर पैसे देने नहीं है, आपको सरकार पैसे देगी। और जब आप बाहर भी जाएंगे, पहले तो 25% तक लोगों को रख लिया जाएगा सेना के अंदर, और उसके बाद अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपके पास पूरी सर्टिफिकेशन होगी, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास 20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होगा खुद का, और साथ साथ आपके पास प्राथमिकता, नौकरी की गारंटी नहीं होगी, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बात की गारंटी आखिर कौन देगा कि अगर 4 साल के बाद हम वहां से रिटायर होकर आते हैं तो हमको किसी और फोर्सेस में या कहीं भी आसानी से मौका मिल जाएगा? ये तो वही स्थिति हो गई, 4 साल नौकरी करें किशोरावस्था से लेकर युवावस्था में, और युवावस्था में जाकर फिर से बेरोजगार हो जाएं। 24 साल के उम्र पर उनको पूरा का पूरा करियर बनाने का एक अवसर है। एक संस्था ट्रेन कर रही है जो कोई साधारण संस्था नहीं है, भारतीय सेना है, भारतीय वायु सेना है या नौसेना है, वो आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं। आपको जीवन भर आपके ठप्पा लग रहा है, आपको टेक्निकल स्किल आपको हर तरह से पता है। ये सब होने पर आप ये समझिए कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं पैसे के साथ में। आलोक शर्मा जी, ये तो सच बात है ना, पैसे के साथ आप निकल रहे हैं, वो भी जब आर्मी के लोग, एयरफोर्स, यहां तक कि आपको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि बाहर निकलने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगजनी करके, ट्रेनें जलाकर, लोगों की गाड़ियां फूंककर, जो बुजुर्ग हैं, आज हमने जिस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखी, अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से। कौन भड़का रहा है इन युवाओं को? कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? आलोक शर्मा जी, सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? इतनी बड़ी साजिश हो गई, 16 राज्यों में हिंसा हो गई, और ये क्या यहाँ पर केवल बयानवीर हैं लोग? जांच एजेंसियां कहाँ थी पहले से? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी पहले से? क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था?
क्या किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था? पिछले हफ्ते जब हिंसा हुई तो पाकिस्तान से हिंसा हुई थी, इनके मंत्री कह के चले गए, मीडिया में आके बयान भी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। हाथरस में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे, तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई और उसके बाद गायब। हाथ जोड़कर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा युवाओं से कि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो जायज नहीं है। आपका जो भी आंदोलन भी है वो भी डिरेल हो जाएगा। सरकारी लोग इसको पूरी तरह से कहेंगे कि हिंसा है और इस आपको एक मौका मिल जाएगा विलन बनाने का। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है जो भी समाधान निकले शांति से निकले। अब बात आती है मॉडर्नाइजेशन की। एक तरफ कह रहे हैं आप पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन है। एक तरफ आप कह रहे हैं उनको यंग बनाना है, एक तरफ आप 75% लोगों को घर भेज देंगे। मुझे नहीं समझ आता, नोटबंदी हुई तो व्यापारियों को समझ नहीं आया, किसान बिल आया तो किसानों को समझ नहीं आया, अग्निपथ आया तो युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। कैसे आप बिल लेकर आते हैं? क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ था? क्या कोई कमेटी बनी थी पिछले 2 साल से? राजवर्धन जी, उस कमेटी का नाम बताइए कि डिफेंस के 10 लोग थे और हमने ये कमेटी बनाई और उसके बाद डिस्कशन के बाद हुआ। आप केवल बिना किसी R&D के, बिना किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप आर्मी के साथ। न्यू रैंकिंग सिस्टम अब बाद में आएगा। आर्मी के लोग खुद सामने आकर फिर इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आर्मी चीफ सामने आकर इसकी खूबियां बता रहे हैं, नेवी चीफ आकर सामने खूबियां बता रहे हैं। कम से कम आर्मी पर, अपनी सेना पर तो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? सरकार के ऊपर तो मत कीजिए। क्या अपनी सेना पर भरोसा है, उनकी जुबान पर भरोसा है या फिर नहीं किया जाए? आलोक शर्मा जी, आप तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। चित्रा जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए आगे आ गए क्या? वो डिफेंस से तो वो भी ऊपर है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बुलेट ट्रेन में तो मैं बैठ के आया ही था अभी। मुझे लगता है कि बयानवीर और सरकार है। आज सरकार ने जितना राजनीतिकरण किया है कि डिफेंस के तीनों एक्सपर्ट्स को आकर सफाई देनी पड़ रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या राजनीतिकरण कर दिया है सेना का? राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो आरोप लगा रहे हैं। आलोक शर्मा, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगी गई, अब नो रैंक और नो पेंशन। आप बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। भारतीय सेना, जरा राज्यवर्धन जी बताएं मुझे। भारतीय सेना की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको दोनों लोग बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी। प्लीज हर चीज को राजवर्धन जी। आलोक जी, आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए आलोक जी। आपको आपकी मैं तारीफ कर रहा हूँ अभी। मैं आलोक की तारीफ करता हूँ, एक बार सुनिए जरा। सबसे पहले आलोक जी ने यहाँ पर अपील करी। मेरे को बताइए, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने अभी तक अपील करी क्या? कोई एक भी अपील नहीं करी। कम से कम आलोक जी ने तो अपील करी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ आलोक जी को। कहाँ है सोनिया गांधी जी? कल ही उनका आलोक जी, ऑपरेशन। अगर आपकी बात में दम नहीं है, आपकी बात में दम नहीं है, इसीलिए बार बार बोले जा रहे हैं। में दम है, उत्तर दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए तसल्ली से। मैंने आपकी बात सुनी थी। अब आपकी बात हो गई। अब आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं आलोक शर्मा जी, अब जवाब सुन लीजिए प्लीज, फिर आप बोलिएगा। वरना दोनों लोगों की आवाज साफ में नहीं आएगी। राज्यवर्धन जी की आवाज समझ में नहीं आएगी। प्लीज आलोक शर्मा जी। जल रहा है, ये हंस रहे हैं यहाँ पर टीवी पर। टीवी के ऊपर उपद्रव कर रहे हैं आप उपद्रव कर रहे हैं टीवी के ऊपर। अरे भाई, आप हंसेंगे इतनी बड़ी घटना पर तो उपद्रव ही करना पड़ेगा। आप तो सुन लीजिए ना, 15 राज्य जल रहे हैं। एक सैनिक की बात भी सुन लीजिए, या खुद ही बोलते रहेंगे? सेना के बारे में आपको ज्यादा पता है, हमें ज्यादा पता है। अब सुन लीजिए तसल्ली से। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपील करी युवाओं से। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो लीडर हैं वो भी अपील कर दें। खैर उस बात को छोड़िए, मैं सीधे एंकर। अरे भैया बात मत करिए। मोदी जी से अपील करवाई आपने? एंकर की विपक्ष सारा कर दे। बात पर आता हूँ। देखिए, आपने जो बात करी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, फिर राज्यवर्धन जी की आवाज समझ में नहीं आएगी। प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आलोक शर्मा जी प्लीज, गुजारिश है। एक बार जवाब सरकार से ही लेना है, एक बार उनका जवाब होता है, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज आलोक शर्मा जी। युवाओं के भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है सर, हंस रहे हैं यहाँ टीवी पर बैठकर। ठीक है, एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलेगा आलोक शर्मा जी। तब तक मैं उम्मीद करूंगी कि आप शांत रहेंगे। राज्यवर्धन जी एक एक करके उनके सवालों का जवाब दीजिए। आपने जो बात करी कि सेना की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना जो देश की सरकार होता है उसके लिए जरूरी होता है। उसको सुनकर उसको स्वीकार करना, उसको पूरा करना। भारतीय सेना इतने वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन मांग रही थी, बट यूपीए की सरकार 10 साल रही, उनके सर पे जून तक नहीं रहेंगी। उन्होंने कुछ नहीं करा। जाते जाते चुनाव से पहले 500 करोड़ देकर गए। 500 करोड़ केवल। भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट थी 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पूरा करा। जो जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की,
अब रिक्वायरमेंट है भारतीय सेना की कि भारतीय सेना की जो औसतन उम्र है उसको कम करा जाए। जब मैं भारतीय सेना बोल रहा हूं तो नौसेना, एयरफोर्स उसमें शामिल समझिए। जो आर्म्ड फोर्सेस की जो औसतन एज है उसको कम करा जाए, ये भारतीय सेना की, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट आर्म्ड फोर्सेस की है कि हमारे को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। ये यूपीए सरकार 10 साल तक एक भी मॉडर्नाइजेशन का हथियार इक्विपमेंट नहीं लिया था, उन्होंने एक भी नहीं खरीदा। ठीक है, तो भारतीय ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, उसी को हम पूरा कर रहे हैं। अब इनका विश्वास भारतीय सेना पे कतई नहीं है। ये बड़ा सवाल है आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बिहार की लगातार हम तस्वीरें सामने रख रहे हैं राज्यवर्धन जी। अब सवाल ये है कि जेडीयू भी भरोसा नहीं कर रही है ना, वो भी तो कह रही है कि इस पर पुनर्विचार करे और इस सोच को आगे लेकर जाए कि आखिर युवा क्यों सड़कों पर हैं। माधव आनंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों के लिए एक जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। वजह साफ है, साल 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो रक्षा बजट का 54% तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हुआ था, 27% कैपिटल खर्च पर, यानी नए कामों को अंजाम देने में, बाकी का खर्च स्टोर, उपकरणों की देखभाल, सीमा, सड़कें प्रबंधन, इन सब पर खर्च हो गया। एक आंकड़ा बताता है कि बीते 10 सालों में रक्षा पेंशन पर खर्च में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा बजट में औसत बढ़ोतरी 8.4% है। तो क्या यह पैसा बचाए जाने की भी कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? राज्यवर्धन जी, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, और जरा बिहार की तस्वीरें दिखाइए। यह बिहार इतना ज्यादा क्यों जल रहा है, क्यों सुलग रहा है, जब एक तरफ आपकी और जेडीयू बीजेपी की वहां पर सरकार है। डबल इंजन की सरकार में तो एक अलग ही चेहरा सामने आना चाहिए था। यह सुलगता हुआ, जलता हुआ बिहार क्यों नजर आ रहा है इस वक्त? सबसे ज्यादा उपद्रव वहीं पर हुआ है, सबसे ज्यादा अगजनी वहीं पर हुई है। कौन है जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है छात्रों की साड़ में, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है? माधव आनंद जी। चित्रा जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार है और कहीं एनडीए में ही कुछ खटपट तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। कुछ मुद्दे को लेकर स्वाभाविक है कि हम लोग दो पार्टी हैं। आपके नेता कहते चल रहे हैं सरकार पुनर्विचार करे, और आप कह रहे हैं गठबंधन में दरार नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खटपट ऐसी सामने आती है कि न जाने कितने दिनों की सरकार है। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, बिहार क्यों जल रहा है, इतना उपद्रव क्यों हो रहा है, मेन मुद्दे पर आइए, वरना मैं बता दूंगी कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है बिहार में। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए कि जो ये लाया गया, स्कीम लाया गया, और छात्र जिस रूप में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र के जो एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, जो डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो व्यूज आ रहे हैं, उस सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम लोगों ने मांग की है, हम लोगों ने एनडीए में रहते हुए सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार अविलंब पुनर्विचार करे। आप जिस पर्पस से ला रहे हैं, युवाओं की क्या करे, को बढ़ाना चाह रहे हैं, और वही युवा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुनर्विचार मतलब क्या, वापस ले ले सरकार? गलत है ये फैसला जी, ये फैसला गलत है। देखिए गलत है या चाहिए, देखिए गलत है या सही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आंदोलन हो रहा है, और सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा। आपने ही कहा कि 14 राज्यों तक यह फैल चुका है। जितनी घटनाएं घटित हो रही है, हिंसक प्रदर्शन सरकार है, गोलमोल बातें करेंगे। हिंसा क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहा है आप लोगों से? हिंसा क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहा है आप लोगों से? माधव आनंद जी, यहाँ पर बैठकर ये मीठी मीठी बातें मत कीजिए, मीठी मीठी बातें मत कीजिए। आपको पता है जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी जाती हैं। आपको पता है कि इस तरह का अगर उपद्रव होता है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने में। आपको पता है कि बिहार बेरोजगारी के मामले में कहां पर खड़ा है? क्या आपको जानकारी है कि 90% आबादी गांव में रहती है, और गांव में जब नौकरी नहीं मिलती है तो शहरों की ओर पलायन करता है? क्यों नहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, सरकारी संपत्ति, चाहे प्रदेश की सरकार की संपत्ति हो या केंद्र सरकार की संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति आपका काम है। अगर उपद्रव हो रहा है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जलने से रोका जाए। अब अपने युवाओं को समझाइए कि इससे उनका फायदा नहीं होने वाला है। समझा पाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, ये केंद्र सरकार ने स्कीम लाई है, ये नीतीश कुमार कहाँ है? क्यों नहीं अपने राज्य के युवाओं को समझाते हैं? वो आप पुनर्विचार क्यों नहीं समझाते हैं अपने युवाओं को वो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं? वो आम टैक्स पेयर का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाता है वो। आप नहीं जला सकते हैं इस तरह से।
अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों को, दूसरों की गाड़ियों को, दूसरों की गाड़ियों को उठा कर फूंक दिया गया है। कितनी मेहनत से खरीदा होगा लोगों ने अपनी गाड़ियों को, अंदाजा है इस बारे में? कौन देगा उन लोगों को पैसा? लेकिन हिंसात्मक रूप नहीं लेना चाहिए, इसका नहीं लेना चाहिए क्या? पूरा बिहार जल रहा है, आप कह रहे हैं हिंसात्मक रूप नहीं लेना चाहिए? मंगल ग्रह से कोई आएगा इस आग को बुझाने के लिए? कहां है आपकी पुलिस? कई जगहों पर आपकी पुलिस तमाशबीन बनी रही वहां पर और उपद्रव कर रहे थे। अगर युवाओं की आड़ में कई जगहों पर उपद्रव हो रहा है, युवाओं को राजनीतिक दोहरा बनाया जा रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। आग्रह किया कि अविलंब पुनर्विचार कीजिए इस स्कीम पे। फिर पुनर्विचार कीजिए, पुनर्विचार में क्लैरिफिकेशन कीजिए ना। पुनर्विचार क्या? पैसा बढ़ाए, उम्र लिमिट बढ़ाए, क्या बढ़ाए? वही तो बता रहा हूं सर, क्या किया जाए? पुनर्विचार कीजिए सर। आपको पता ही नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है, आपको पता ही नहीं है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है। पुनर्विचार मतलब क्या? समझिए और उसमें पुनर्विचार करने का काम कीजिए। पुनर्विचार कीजिए। पर्पस से ला रहे हैं और वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा है। बताइए ना, पुनर्विचार करके सरकार क्या करे? अरे पुनर्विचार करने की तो आवश्यकता पड़ेगी। माधव आनंद जी, पुनर्विचार करके सरकार कैसे राहत दे युवाओं को? सलाह दीजिए ना। पुनर्विचार मतलब क्या? क्या पुनर्विचार मतलब? चित्रा जी, देखिए आपने जितने क्वेश्चन पूछे मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए। मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट के जो व्यूज आए हैं आपने भी चर्चा में रखा, और आज नहीं कल भी मैं बैठा था, परसों भी आपके साथ बैठा था। आपने ही कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट दिखाए जहां डिफेंस एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की। तो स्वाभाविक है, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना कि जो छात्रों के एप्रीहेंशन है डिफेंस पुनर्विचार करके क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? मुझे लग रहा है कि आज आप अधूरी जानकारी के साथ आ गए। राज्यवर्धन राठौर जी, पहले आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिए। आपके ही सहयोगी हैं और बिहार जल रहा है, अलग अलग हिस्सों में युवा सड़कों पर हैं अपनी मांग को लेकर। ना आप समझा पा रहे हैं ना ये समझा पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुनर्विचार कीजिए। तैयार होगी सरकार इसके लिए? राज्यवर्धन पुनर्विचार कीजिए। मैं तो अविलंब की बात कर रहा हूं, अविलंब पुनर्विचार। पुनर्विचार से आगे भी बढ़ेंगे। एक लाइन, पुनर्विचार में क्या करें? फुल टाइम कर दें, क्या करें? ये सलाह तो आपको ही देनी पड़ेगी ना माधव जी। आप बोलिएगा, जरा सोच लीजिए माधव आनंद जी। लेकिन राज्यवर्धन जी, पुनर्विचार करेंगे, आप क्या समझे पुनर्विचार से? करेगी क्या सरकार? देखिए, इस योजना के ऊपर लगातार पिछले 2 साल से इसके ऊपर गहन चिंतन हुआ है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने इसके ऊपर चिंतन करा है, एक्सपर्ट से बात करी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई अजूबी एक योजना लेकर आ रही है सिर्फ भारत के अंदर, ये दूसरे देशों के अंदर सफल प्रयोग हुआ है। अब 2 बड़ी मुश्किलें थी भारतीय सेना के पास, आर्म्ड फोर्सेस के सामने। एक कि भारतीय सेना की जो औसतन उम्र थी वो बढ़ती जा रही थी, अभी 32 से 35 हो गई थी, उसको कैसे कम करना है। ये भारतीय सेना कोई डेकोरेशन फोर्स नहीं है, आप सब इस बात को समझिए कि बस सजा के सजावट करके खड़ा करना। ये युद्ध लड़ने वाली सेना है, एक ऐसी सेना है जो आखिरी सबसे मजबूत दीवार है दुश्मनों और आपके सामने। अगर आप आज खुले आसमान के सामने आप खुली सांस ले पा रहे हैं तो वो भारतीय सेना की वजह से। ये लड़ाकू सेना है, लड़ाकू सेना को एक्सपीरियंस भी चाहिए, आधुनिक हथियार भी चाहिए और युवा भी चाहिए, जोशीले चाहिए। मेरे को पिछली बार की एक चैनल ने मुझसे पूछा कि क्या 35 साल वाला बूढ़ा हो जाता है? 35 साल वाला बूढ़ा नहीं होता, लेकिन 35 साल वाला रिस्क नहीं लेता। आपको रिस्क लेने वाले लोग चाहिए, आपको जाबाज लोग चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। इस बात आवाज ब्रेक हो गई। माधव आनंद जी, समझिए, आपको समझ में आ गई होगी बात? समझ के माधव आनंद जी, आपको बात समझ में आ गई होगी जो राज्यवर्धन जी ने कहा है? चित्रा जी, मुझे पूरी बात समझ में आ गई। जो 35 साल में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, ये आप भी समझती हैं और मैं भी समझता हूं। अच्छी है, मतलब बात समझ में आ गई तो। अरे चित्रा जी, हम लोगों ने क्या कहा, आप पूरे इसको समझने की कोशिश कीजिए। जनता दल यूनाइटेड या जो विभिन्न पार्टियां इस बात को मांग कर रही है कि पुनर्विचार करें, क्यों आखिर आज पूरे देश में क्यों आंदोलन हो रहा है? आप जिस छात्र को लेकर यह स्कीम लाने का प्रयास कर रहे हैं या लाए हैं, वो छात्र ही आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। वो छात्र के एप्रीहेंशन, आप छात्रों से बात कीजिए ना, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, सुधार करने का काम बिहार सरकार ने क्या पहल की है? छात्रों को बुलाकर बातचीत की जाए और उनकी आवाज को केंद्र तक पहुंचाई जाए। आप लोगों ने कोई कदम बढ़ाया है? बुलाइए ना छात्रों को, किसने मना किया है? बुलाइए उनकी टीम को।
तो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार बुलाएगी, राज्य सरकार। इसी से अभी आप कह रहे थे ना कोई तकरार नहीं है। अभी माधवानंद जी आप झूठे साबित हो गए। आपने कहा कि कोई तकरार नहीं है बिहार में, और यहीं पर आप दोनों लोगों की तकरार देश के सामने है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं सारे छात्र आप लोग जब खुद आपस में नहीं समझ पा रहे हैं तो उन युवाओं को आप कैसे समझाएंगे? यही तो बड़ा सवाल है। राज्यवर्धन जी जल्दी से आपकी बात, उसके बाद मृत्युंजय जी और बाकी डिफेंस एक्सपर्ट के पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुरंत बोलता हूं कि ये संवेदनशील सरकार लगातार बातचीत भी करी है, इसीलिए इस बार के लिए 21 साल से बढ़ाकर उम्र 23 साल कर दी गई है, ताकि 2 साल जिनका कोरोना के समय रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया सेना के अंदर, उन युवाओं को भी अवसर मिल सके। ये बात आप लोगों तक पहुंचाइए, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो वहां पर जनता से, युवाओं से लगातार बात करे, उनको समझाए। अब समझाने की कोशिश में सरकार पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पा रही है? जगह जगह छात्रों का ये आंदोलन आखिर कब तक यूं ही चलेगा? बड़ा सवाल है। कोमोडोर जीजे सिंह, सीधे मैं आपके पास आते हुए मृत्युंजय जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अपने रक्षा विशेषज्ञों की राय ले लें। यहां पर सरकार लगातार उसके फायदे गिना रही है। वो युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार करना चाहती है भारतीय सेना में, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की एक ऐसी फौज है जो सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। डिफेंस एक्सपर्ट की नजर में सरकार का यह कदम अच्छा है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सुधार किए जाने की इसमें जरूरत है? देखिए चित्रा जी, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू अगर मैं गवर्नमेंट का लूं तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, वो हमें रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। एक बैलूनिंग पेंशन जो बजट है वो बढ़ रहा है, वहां से पैसे बचाकर हम अपनी सर्विसेज को ज्यादा मॉडर्नाइज करके स्टेट ऑफ द आर्ट कर सकते हैं। साथ में जो अभी अग्निवीर की योजना के अंदर इनको 22-23 साल 10-12 लाख रुपए मिलते हैं, और फिर वो अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उनके साथ उनका अगली सारी उम्र होती है उसके साथ। ये अगर हम चीजों को देखा जाए इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर तो वो मुझे सभी ठीक लग रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जो काम करना होता, जब किसी चीज को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके अंदर हार्ट भी आ जाता है, दिल भी आ जाता है। दिल और जो आपका हेड है, और दोनों मैच करने चाहिए। अगर हम लोगों के दिल को देखें तो हमारे जो फौजी जवान आते हैं वो सारे गांव से आते हैं, बिल्कुल उनका सोशल फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज्वाइन करते हैं रोजी रोटी के लिए करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं एक वे ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं पेंशन के लिए, क्योंकि उनको मालूम होता है हमारे देश के अंदर ये एक है कि सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, आपका जीवन जो है पेंशन के ऊपर चलता है। तीसरी बात जो है वो है आन बान की, कि आपका रैंक क्या है, अग्निवीर कौन सा रैंक है। हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको कहते हैं, हाँ जी ये सूबेदार है, ये हवालदार है, ये सर्जेंट है, ये नायक है, ये रिटायर्ड है, तो उसकी गांव के अंदर एक इज्जत है, सोशल फैब्रिक के उसका कुछ उसका नाम है। ये सब चीजें जो हैं ये इसमें मिसिंग है। अगर कल अग्निवीर कोई शहादत दे देता है, कोई टेररिस्ट अटैक में मारा जाता है, तो फिर मुझे आप बताएं उसको 10-12 लाख देकर आप उसको छोड़ देंगे? उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, या उसकी वाइफ, यंग वाइफ को कहां पे जाएगी? पैसा जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि ऐसी यंग उम्र में बहुत लोग जो चालाक लोग हैं हमारे फाइनेंस के अंदर, जो आजकल ठगने वाले, वो इसको ठग लेते हैं। और मैंने बहुत ऐसी उदाहरणें देखी हैं कि जहां पे हमारी जो वीर नारी विधवाएं हैं, जहाँ जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं लेके पैसा उनको चीट कर देते, धोखा दे देते हैं। जी। तो इसलिए हमें पेंशन जो एक हमारी साइकोलॉजी के साथ बंधा हुआ है, सोशल फैब्रिक में जो आन शान की बात है, जो हमारा एक गांव का पद्दर है, जहाँ पे जो हार्ट है इस देश का, उसको साथ, और अगर हम जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखें इनके अंदर बहुत बड़ा गैप। सर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। जल्दी से एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं, ईश्वर ना करे किसी की जान जाए, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो वो 11-12 लाख रुपए नहीं, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट सरकार की ओर से इसमें एक बड़े अमाउंट की घोषणा की गई है। और अगर किसी भी तरह से चोट लगती है या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती है तो उसके लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था की गई है, तो इस बात को समझना होगा। उसके लिए अलग से अमाउंट की व्यवस्था की गई है। ये 11-12 लाख रुपए ये उनके रिटायरमेंट के लिए वो सेवा चित्रा जी जरा बता दीजिए अभी।
आलोक शर्मा जी मैं बता दूंगी, मैं बता, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी बता देंगे। आलोक जी मैं फौरन बताती हूँ आपको, वो बड़ा अमाउंट है, मैं भी तुरंत आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले अभिषेक मतिमान जी, विंग कमांडर, मैं सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ। सर वो सेवा निधि है, लेकिन मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में अमाउंट अलग है। आलोक शर्मा जी मैं फौरन बता रही हूँ, शहीद का दर्जा भी नहीं है 4 साल में, 48 लाख से। आलोक शर्मा जी आपकी जानकारी, 48 लाख है। हाँ ठीक है, 12 लाख नहीं है, मैं बस ये बता रही थी। कोमोडोर ने जो बातें कही मैं उसको ठीक करना चाह रही थी। शहीद से पहले नहीं है। सेवा निधि 11,71,000 है, ये सेवा निधि अलग है उसको। ठीक है सर, मैं बस यहाँ पर जानकारी देना चाह रही थी, उन्होंने 11 लाख का जिक्र किया। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी, आपको क्या कमियां नजर आती है? ठीक है आलोक शर्मा जी प्लीज एक सेकेंड, भड़काना नहीं है हमें अगर युवाओं के कोई सवाल हैं तो सरकार तक वो सवाल पहुंचाना है ताकि उसका जवाब दे सरकार। युवाओं को भड़काना नहीं है, वो तैयारी करें, उनका अच्छा जीवन हो, उनको रोजगार मिले, हमारी प्राथमिकता पहले ये है। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या कमियां आपको नजर आती हैं और इसी के साथ सरकार जो वायदे कर रही है, क्या उस पर भरोसा है कि ये युवाओं की जिंदगी को बदलने वाला फैसला साबित होने वाला है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अपने युवा जो इस वक्त हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसा करना अवॉइड करें, क्योंकि सेना में भर्ती के लिए इन एनी केस उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बाकायदा इंक्वायरी होती है। अगर वो ऐसी किसी अप्रिय घटना में इन्वॉल्व होकर अगर उन पर कोई ऐसे चार्जेस लग जाते हैं तो आगे के लिए भी, भविष्य भी उनका खतरे में पड़ जाएगा जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। Having said that, अब मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से सर, इस बात को मैं चाहूंगी आप रिपीट करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा छात्र है जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं हिंसा के, आगजनी के, उपद्रव के, तो आपका ये कहना है कि अगर ये सेना में जाते हैं और उनके खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो फिर आगे के लिए उनमें परेशानी हो सकती है, उनके करियर के लिए भर्ती ही नहीं होगी, उनकी भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि सेना में भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। इस वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करें। ये मैं कह रहा था। ठीक है। इसके अलावा बात ये है कि जो जिस तरह से हमने देखा कि 3-4 दिन पहले जब माननीय रक्षा मंत्री साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पर, बाकी सब विषयों पर तो अभी कॉमोडोर जीजे सिंह ने भी बात करी और कई सीनियर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स इस पर बात कर चुके हैं। उस दिन मेरा मानना ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थोड़ी और डिटेल्ड होनी चाहिए थी, थोड़ा सब्जेक्ट को एट लेंथ डिस्क्राइब करके करना चाहिए था, ताकि जो मैसेज युवा पीढ़ी तक जाना था वो पूरा कंप्लीट होता। इट शुड हैव बीन इन कंप्लीशन, जो नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप अब हम क्या देखते हैं कि जब उपद्रव शुरू हुआ और युवा पीढ़ी जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, जो जाना चाहते हैं, जो सेनाओं को में जाना चाहते हैं और डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इस नई अग्निपथ स्कीम से, वो अब इधर उधर ऐसी हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वो इन्वॉल्व हुए उसके बाद एज अ रिएक्शन अब क्या हुआ है, 1-2 दिन बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि ओके, पहला आइटम जो है उसमें हम जो एज लिमिट है उसको बढ़ाकर 23 साल कर देंगे। अगर इस पर हमने पहले से डिटेल में पूरा डिस्कशन करके वेल थॉट आउट प्लान के हिसाब से चल रहे होते तो हमें ये चीज इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए थी। सरकार को भी पता है कि पिछले 2 साल से भर्तियां बंद थी, तो हमें पहला ये स्टेप तो रखना ही था कि जो बच्चे इस वजह से अपॉर्चुनिटी मिस आउट किए उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना था। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। क्या जल्दबाजी हो गई और उन युवाओं के बारे में सोचने में देर हो गई? हालांकि उसको दुरुस्त किए जाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्या देर आए और दुरुस्त भी आई? क्योंकि अलग अलग हिस्सों से आगजनी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युवाओं को समझा पाने में ऐसा लग रहा है कि अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है। इसके लिए क्या करना होगा? राज्यवर्धन जी इस बारे में जानकारी देंगे। समय लौट रही हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, अब तो बीजेपी वाले गिरिराज सिंह सीधे नाम ले रहे हैं आरजेडी का, ये कहते हुए कि दरअसल इन युवाओं की आड़ में अगर आगजनी, हिंसा की तस्वीरें हो रही हैं तो आरजेडी अपने लोगों को भेजकर वहां पर उपद्रव फैला रही है, इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिश निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार देर न करे और इस तरह से आंदोलनकारी नौजवानों का मनोबल नहीं तोड़े, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। एक तो अग्निपथ योजना के माध्यम से
अग्निपथ नाम ही है आग का रास्ता, और मोदी जी की सरकार ने तो सचमुच में पूरे देश में ही आग का रास्ता तैयार कर दिया है। नौजवानों की पीड़ा को समझिए। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, सारे नौजवान पूरे देश में आज आंदोलन कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ये नौजवान जिस आस में, जिस उम्मीद में बैठे थे कि हमारी भर्ती होगी सेना में, इन्होंने तैयारी किया। आज आप इस तरह का क्रूर मजाक कर रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए वो जाएंगे, 4 वर्षों के बाद फिर आकर वो क्या करेंगे? फिर बेरोजगारी की मार से वो परेशान होंगे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ फिर वो ठेके पर काम करेंगे, हवलदार और चौकीदार बनेंगे, पहरेदारी करेंगे। जी की सर, आपको पता है कि इन युवाओं को सेना में जाना है, फौज में जाना है, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं दूसरों को। सेना में वो जाएंगे कैसे? उनका तो रास्ता ही बंद कर दिया। और अगर इनके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस होते हैं के जीवन में उनके तो फिर वो सेना में नहीं जा सकते। भविष्य पर ही ग्रहण इस बात लगा को दिया। समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? युवाओं में तो स्वाभाविक आक्रोश है। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक युवाओं से क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? इसके लिए तो ठीक है, आपको लगता है पीएम अपील करेंगे तो उसका असर होगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ योजना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार राहुल गांधी भी हमलावर हैं। इन सबके बीच रक्षा मामले की स्टैंडिंग कमेटी को कांग्रेस पार्टी की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। अग्निपथ भर्ती योजना नहीं बल्कि एक छलावा है। केसी वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी को यह चिट्ठी लिखी गई है। आपात बैठक भी बुलाने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर, अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस ने यह चिट्ठी लिखी है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इस पर सीधे आपकी टिप्पणी। सरकार कभी सेना का सम्मान नहीं कर सकती, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस हमेशा से भारतीय सेना, आर्म फोर्सेस पे शक करती आई है। उन्होंने कभी भारतीय सेना का मान सम्मान नहीं करा है, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे वो अलग अलग सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स हो। कभी भी हर सबूत मांगते हैं। और अब इतना बड़ा निर्णय अगर भारत की सेना, आर्म फोर्सेस ने लिया है कि किस तरह से अलग अलग जो समस्याएं भारतीय सेना के सामने हैं, उनका सामना, उनका सोल्यूशन निकालते हुए जो योजना लेकर आए हैं, उसके ऊपर मात्र 2 दिन हुए हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर रहे। ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता, उसमें कुछ करा नहीं जा सकता, इसीलिए उनका सफाया हो रहा है। उस बात को छोड़िए, मैं एक और इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कमांडर जीजे सिंह ने जो कहा उस बात कि जो मान सम्मान की बात है, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए भारतीय सेना में कई सालों से चल रहा है, और वो अपनी 5 साल की सर्विस जो मिनिमम होती है वो करके जब समाज में जाते हैं तो उनका एक मान सम्मान रहता है कि उन्होंने भारत की सेना के अंदर अपनी सर्विसेज दी है। उसी तरह अब 1 के बदले 3, मैं कह रहा हूं, क्योंकि 3 गुना इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ाया जा रहा है। जहां आमतौर पे 1 नौजवान को सर्विस देने का मौका मिलता, आज उसके बदले में 3 को जाने का मौका मिल रहा है। अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो 3 गुना रिक्रूटमेंट होगा। अभी अगले 90 दिन के अंदर ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं राज्यवर्धन जी? आप लोगों की बात इन युवाओं को जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, ये सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत एक निर्णय लिया कि 21 से 23 ये एक ऐसा ब्रैकेट था जिन्होंने रिक्रूटमेंट जिनका मिस हो गया था कोरोना के समय, तो बहुत से नौजवान हैं जिनको इससे राहत मिलेगी। लेकिन ये जो भड़काऊ जो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ प्रवक्ता भी बोल रहे हैं या जो इनके नेता बोल रहे हैं, एक भी ऑपोजिशन के लीडर ने अपील नहीं करी है कि ये जो राइटिंग है, जो जलाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको अरे आपके साथ वाले ही नहीं समझ रहे हैं। जेडीयू को पहले समझाइए, विपक्ष को तो तब समझाएंगे ना राज्यवर्धन जी। वहीं से विरोध की आवाज एनडीए के भीतर से ही अगर उठेगी तो फिर आम लोगों तक अपनी आवाज को आप कैसे पहुंचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी के बिहार में सरकार है, और जरा बिहार का एक आंकड़ा रखते हुए ब्रेक पर मैं जाना चाहूंगी। माधव आनंद जी, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक बार भी आपने नहीं बताया कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा आगजनी हुई है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको बताती हूं और पूरा देश इस बात को जानेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के एक शोध के मुताबिक बिहार के कुल परिवारों में से आधे परिवार का कोई ना कोई सदस्य रोजी रोटी के लिए राज्य से बाहर पलायन करता है। ये बात आपको बतानी चाहिए।
इस अध्ययन के मुताबिक बिहार से पलायन करने वाले लोगों में से 80% लोग या तो भूमिहीन होते हैं या उनके पास 1 एकड़ से भी कम की जमीन होती है। माधव आनंद जी, 85% लोगों ने 10वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की होती है। 90% लोगों को अकुशल मजदूर का काम मिलता है और इन लोगों की पलायन करने से सालाना औसत आमदनी 26,020 रुपए ही होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इस वजह से बिहार में इस तरह की स्थिति है माधव आनंद जी। और अगर इतने सालों से वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, तो सोचना चाहिए कि कमी इतनी ज्यादा क्यों है वहां पर कि छात्र उतरता है सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर और उसकी मांगों को समझा पाने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? पहले कभी नहीं हुआ था। अग्निपथ योजना पर बेरोजगारों के जरिए विरोधी दल क्या राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? ये सवाल आज दंगल में हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 44% लोगों का जवाब नहीं में है। इन सब के इतर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर युवाओं के मन में किसी बात को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, सवाल है, तो सरकार उसे एड्रेस करे, उनके सवालों का जवाब दे। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।